हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये स्टील का तीसरा लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग स्टील का स्ट्रक्चर ही क्यों बनाते हैं, उसकी जगह एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हैं। और साथ में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस। तो उसमें अगला सेक्शन है टी सेक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं ISLT। तो ये टी सेक्शन हो गया है। अगर इसकी जगह लिखा है ISLT 200, तो इसका मतलब होता है ये हो गई है 200 ओवरऑल डेप्थ। और भी कई प्रकार के सेक्शन हो सकते हैं, जैसे ISRO। इसको RO मतलब राउंडेड बार। अगर लिखा है ISRO 10, तो ये क्या हो गया 10, ये बार का डायामीटर हो गया। ऐसे ही हो गया ISSQ। SQ मतलब स्क्वायर बार। अगर ISSQ 20 लिखा है, तो ये साइड ऑफ द स्क्वायर बार हो गया 20। अगला हो गया है ISLP। तो ये हो गया प्लेट्स। अगर लिखा है ISLP, ऐसे लिखा है ISLP 200 इंटू 8, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गई विड्थ, और ये हो गई थिकनेस। ऐसे ही होता है ISFL फ्लैट्स। तो ये भी एक प्लेट के तरीके के ही होते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग इन सेक्शंस को इंडिविजुअली यूज़ करते हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग रोल्ड सेक्शन। और अगर कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं फिर हम लोग बिल्ट अप सेक्शन। दीज स्टैंडर्ड सेक्शंस कैन बी यूज्ड ईदर एलोन। अगर एलोन यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम लोग रोल्ड सेक्शन बोलेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेक्शंस बिल्ट अप सेक्शन विल बी यूज्ड। अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम लोग बिल्ट अप सेक्शन बोलेंगे। अगला पॉइंट है कन्वेंशन फॉर मेंबर एक्सेस। अगर आपको एग्जाम में दे रखा है IXX, IYY, और अगर फिगर नहीं दे रखा है तो फिर आपको इस प्रकार से एक्सेस माननी पड़ेंगी जो हम लोगों को कोड ने दिए हैं। तो ये एक I सेक्शन हो गया है। इसकी ये एक्सेस हो गई है ZZ एक्सेस, ये है पैरेलल टू फ्लैंज, और परपेंडिकुलर टू फ्लैंज YY एक्सेस हो गई है, और मेंबर के लेंथ के अलोंग हो गई है X एक्सेस। तो यहाँ पे ZZ हो गई है पैरेलल टू फ्लैंज, YY हो गई है परपेंडिकुलर टू फ्लैंज। अगर I सेक्शन है तो हम लोग ऐसे लेंगे, और अगर एंगल सेक्शन है और ये है अनइक्वल एंगल सेक्शन, तो इसकी जो दोनों लेग हैं ये सेम नहीं है। इसकी ये लेग बड़ी है और ये लेग छोटी है। तो छोटी लेग के पैरेलल जो एक्सेस होगी वो ZZ एक्सेस होगी, और स्मॉलर लेग के जो परपेंडिकुलर एक्सेस होगी वो YY एक्सेस होगी। तो स्मॉलर लेग के पैरेलल हो गई है ZZ एक्सेस, और परपेंडिकुलर हो गई है YY एक्सेस। तो ZZ एक्सेस हो गई है पैरेलल टू स्मॉलर लेग, और YY हो गई है परपेंडिकुलर टू स्मॉलर लेग। और अगर चैनल सेक्शन होगा तो उसमें भी हम लोग इस I सेक्शन की तरह एक्सेस कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों, वैसे हम लोगों को पता होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस एक्सेस के अबाउट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो IZZ है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और IYY है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होगा। तो अगर एग्ज़ाम में कम दे रखा है तो उसको IYY ले लेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा है वो IZZ हो जाएगी। तो एक्चुअली में था क्या कि जो हम लोग कंप्यूटर में डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे इन एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर उसी प्रकार से कोड ने हम लोगों को ये प्रोवाइड करा दी हैं। आगे बात करते हैं जनरल डिज़ाइन कंसीडरेशन। देयर आर 3 डिज़ाइन थ्योरीज: A इलास्टिक और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, B प्लास्टिक एंड अल्टीमेट लोड मेथड, C लिमिट स्टेट मेथड। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड सही तरीके से काम कर रहा था तो फिर हम लोगों को लिमिट स्टेट मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो इलास्टिक रेंज के अंदर काम करता है। मान लीजिए ये कोई एक माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया है। ये हो गई है स्ट्रेस, ये हो गई है स्ट्रेन, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई है FY। तो हम लोग सिग्मा परमिसिबल कैसे निकालते हैं, FY में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग दे देते हैं तो सिग्मा परमिसिबल निकल आती है। ये हो गई है सिग्मा परमिसिबल। अब जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो सिग्मा परमिसिबल के अंदर ही होना चाहिए, तभी हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो यहाँ पे जो सिग्मा परमिसिबल निकालते हैं वो करते हैं FY/FOS। यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं इसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था। यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले लिया था। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया है, ये स्ट्रेस हो गई है, ये स्ट्रेन हो गई है, और ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे जाके फेल हो रहा है। मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग कोई सेक्शन है जिसमें स्ट्रेस आ रही है सिग्मा 1, और एक दूसरी स्ट्रेस है सिग्मा 2, और
ये स्ट्रेस हम लोग यहीं पे रखते हैं सिग्मा 2, इसी के अंदर डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, ये हम लोगों को एग्जैक्ट पता होगा कि कितना है। इसी को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल रहे हैं। तो इस वाले ग्राफ में तो हम लोगों को पता चल रहा है कि कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं हम लोग, लेकिन जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो सीधा तो है नहीं है, वो कुछ ऐसा है फिर ऐसा जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 3 निकल के आता है, तो इसका मतलब है अगर सिग्मा 2 से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगी तो ये जो सेक्शन है वो फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो परमिसिबल स्ट्रेस है उससे 3 गुना स्ट्रेस आने पे जो है सेक्शन फेल हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों ने यूज़ की है उसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है, बस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले लिया, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डिस्कार्ड कर दिया। अगला मेथड है प्लास्टिक एंड अल्टीमेट लोड मेथड। तो मान लीजिए ये कोई एक माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया है। अब हम लोगों ने जो सेक्शन है उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया है, फ्रैक्चर पॉइंट पे डिज़ाइन किया है। इसका मतलब है अब हम लोग उसको अल्टीमेट स्टेट पे ले गए और हमने वहाँ पे जाके इसको डिज़ाइन किया है। और हम जानते हैं कि हम लोग जो प्लास्टिक एनालिसिस है उसमें हम लोग कोलैप्स लोड निकालते हैं। तो मान लीजिए ये कोई एक सेक्शन हो गया है, आई सेक्शन, और ये कोई एक स्ट्रक्चर हो गया है, ये कोई एक स्ट्रक्चर हो गया है। तो हम जानते हैं जो सेक्शन है इसकी जो रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ है और जो पूरा स्ट्रक्चर है इसकी जो रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ है ये अलग अलग होती है। हम लोग रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? हम लोग रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ सेफ फैक्टर से निकालते हैं, और जो लोड फैक्टर होता है वो अलग होता है। लोड फैक्टर बराबर होता है सेफ फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये फॉर्मूला हम लोग कब लगा पाते हैं? जब जो स्ट्रक्चर है वो एक साथ कोलैप्स हो रहा है, उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ हिंज है वो एक साथ बन रही हैं, या एक हिंज बन रही है और स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो जा रहा है। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है इसमें पहले यहाँ पे हिंज बनेगी, फिर यहाँ पे हिंज बनेगी, तो ये अभी भी अनस्टेबल नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे जब बीच में हिंज बन जाएगी तब ये जाके अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे पहली हिंज बनेगी तो यहाँ पे जो मूवमेंट है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें जो रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है सेक्शन के कंपेयर में। तो प्लास्टिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए कोई बीम है उस पर 100 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है, इसमें हम लोग एक लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे। मान लीजिए लोड फैक्टर हो गया है 1.5, तो अब हम लोग 150 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए डिज़ाइन करते हैं, और हम लोग एक ऐसा सेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि वो 150 किलो न्यूटन पर मीटर पे फेल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है कि कितना हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे लिया है। यहाँ पे 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है, तो हम लोग एक ऐसा सेक्शन प्रोवाइड करा देंगे जो 150 किलो न्यूटन पर मीटर पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल रहा है। जब हम लोगों को प्लास्टिक एनालिसिस मेथड में हम लोगों को एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा था, तो फिर इसको छोड़ के हम लोग लिमिट स्टेट मेथड पे क्यों गए? तो देखिए इस मेथड की कमी क्या थी प्लास्टिक एनालिसिस मेथड की, इसमें हम लोग सिर्फ जो लोड की अनसर्टेनिटी है उसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है कभी कभी जो मटेरियल आया उसकी स्ट्रेंथ में भी तो अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि जब भी हम लोग क्यूब की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हर क्यूब की स्ट्रेंथ अलग अलग निकल के आती है। इसका मतलब मटेरियल में भी अनसर्टेनिटी है। तो जो प्लास्टिक एनालिसिस मेथड है उसमें हम लोग मटेरियल की अनसर्टेनिटी कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जो लिमिट स्टेट मेथड है इसमें हम लोग मटेरियल की भी अनसर्टेनिटी कंसीडर करते हैं और साथ में लोड की भी अनसर्टेनिटी को कंसीडर किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने फिर लिमिट स्टेट मेथड को अडॉप्ट किया। तो लिमिट स्टेट मेथड की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है कि जहाँ पे पहुँचने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो अनफिट फॉर यूज़ हो जाता है। यानी मान लीजिए हम लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए बनाया वो पर्पज़ नहीं सर्व कर रहा है, तो फिर वो अनफिट फॉर यूज़ हो जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक बिल्डिंग बनाई, और उसमें हम लोगों ने एक मशीन फिट कर दी, और उस मशीन के कारण अब इस बिल्डिंग में बहुत सारा वाइब्रेशन हो रहा है, तो फिर ये फिर अनफिट फॉर यूज़ हो जाएगा। या फिर हम लोगों ने कोई स्लैब बनाई, उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया, एक लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो फिर ये भी अनफिट फॉर यूज़ हो जाएगा। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड को क्यों हटाया, क्योंकि इसमें हम लोगों को जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था, एक्सपीरियंस के आधार पर ले लिया गया था। और जो अल्टीमेट लोड मेथड है इसमें सिर्फ हम लोग लोड फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जो लिमिट स्टेट मेथड है इसमें हम लोग जो लोड की अनसर्टेनिटी है और जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है दोनों को ही कंसीडर करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड एज्यूम लीनियर इलास्टिक रेस्पॉन्स एंड सेफ्टी इज इंश्योर्ड बाय इंश्योरिंग वर्किंग स्ट्रेस टू बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? Fy अपॉन
फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो वर्किंग स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से हम लोग कम रखते हैं हमेशा। However, assumptions of stress being less than permissible stress is not realistic। तो जो हम लोगों ने assumption ली है कि जो वर्किंग स्ट्रेस है वो हमेशा परमिसिबल स्ट्रेस से कम होगी, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो वर्किंग स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम ही हो। जो हम लोगों ने मान लिया वो हमेशा वैसा हो, ये जरूरी नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए ये कोई एक प्लेट हो गई है और यहाँ पे ये एक दूसरी प्लेट हम लोगों ने कनेक्ट की है और यहाँ पे इसको हम लोगों ने बोल्टिंग के थ्रू कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वो स्ट्रेस का यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे इसको अलग से दिखाते हैं। तो ये एक प्लेट हो गई है और इसमें ये होल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ऐसा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा होगा, और यहाँ पे ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो होल बने हैं इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेस में नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए 3 गुना हो गया परमिसिबल स्ट्रेस से जो स्ट्रेस है, तो जो हमारा पर्पज़ है वो फेल हो जाएगा। जो हम लोगों ने एजम्पशन मानी है वो फेल हो जाएगी। तो हाउएवर एजम्पशंस ऑफ स्ट्रेस बीइंग लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस इज नॉट रियलिस्टिक बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप एंड रेसिडुअल स्ट्रेसेस। तो रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। एक आयरन का बिलेट होता है, इसको हम लोग रोलर्स के बीच से डालते हैं और जैसा हम लोगों को सेक्शन चाहिए होता है तो वैसा मिल जाता है। तो मान लीजिए इस आयरन के बिलेट को हम लोगों ने रोलर्स में डाला और एक आई सेक्शन हम लोगों को मिल गया कुछ इस तरीके से। तो जो आई सेक्शन होता है इसका जो फ्लैंज है इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और जो वेब है इसकी थिकनेस कम होती है। तो जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी उसको ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और जिसकी थिकनेस कम होगी वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेब है वो जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि इसकी थिकनेस कम है। अब यहाँ पे जो फ्लैंज है अब ये ठंडी होगी, तो ये ठंडी होगी तो ठंडी होने पे इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन जो वेब है इसके कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगी। तो वेब में क्या आ जाता है, कंप्रेशन आ जाता है और यहाँ पे जो फ्लैंज है इसमें टेंशन आ जाता है। तो इसके कारण भी रेसिडुअल स्ट्रेसेस के कारण भी जो स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा हो सकती है। आगे नोट की बात करते हैं। अनइक्वल रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ सेक्शन विल लीड टू जनरेशन ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेसेस। द पार्ट ऑफ सेक्शन विच कूल फर्स्ट विल हैव कंप्रेशन बिकॉज इट विल रेजिस्ट द शॉर्टनिंग ऑफ स्लोअर कूलिंग पार्ट। तो अभी जो बताया ये वही लिखा है। अगला पॉइंट है, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स इज नॉट नोन। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिया गया है, इसलिए हम लोगों को एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं पता रहता है। अगला पॉइंट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डज नॉट हैव अ साइंटिफिक बेसिस, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अगला पॉइंट है, इट फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स that are simultaneously acting but have varying degree of uncertainty। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की एक और कमी थी कि अगर कोई स्ट्रक्चर है उस पर बहुत सारे लोड एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका क्या कॉम्बिनेशन होगा, उसमें कितने लोड फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सब चीज़ें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पता नहीं चल पाती थी। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में ये सारी चीज़ें हम लोग पूरे अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे डेड लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे, लाइव लोड आ रहा है, विंड लोड भी आ रहा है, तो कितने लोड फैक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड साथ में लेना है कि नहीं लेना है। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोगों को पता नहीं चल पाता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।